ओके, अब शुरू करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन्हें सिंपल शब्द में कहा जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जैसे लोगों के कुछ अधिकार होते हैं जिन्हें हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, वैसे ही राज्य की कुछ ड्यूटीज होती है जिन्हें कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इन ड्यूटीज में राज्य को जब भी कोई नीति बनानी होती है तो इन निर्देशों की तरफ वो देखता है, इन डायरेक्टिव्स को वो फॉलो करता है। जब राज्य के द्वारा इन डायरेक्टिव्स को फॉलो किया जाता है तो राज्य बन जाता है एक कल्याणकारी राज्य। स्टेट बिकम अ वेलफेयर स्टेट। दो प्रकार के राज्य होते हैं, एक होता है पुलिस स्टेट। तो पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। जब देश के अंदर अराजकता होती है, जब राज्य में अराजकता होती है तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जरूरत होती है। जब राज्य को विकास करना होता है, लोगों का भला करना होता है, तब राज्य को वेलफेयर स्टेट कल्याणकारी राज्य बनना होता है। और राज्य तभी कल्याणकारी राज्य बन पाता है जब उसके सामने कुछ दिशा निर्देश होते हैं कि राज्य का मतलब राजा, और राजा को यह कहा जाता है कि आपको ऐसे काम करना है, जनता का ऐसे ऐसे भला करना है। यानी कि आपके जो भेदभाव होते हैं वो फंडामेंटल राइट्स में भी दूर किए जाते हैं। वो तो दूर किए जाते हैं, व्यक्तियों को दिए जाते हैं। यहाँ पे राज्य को जिम्मेदारी दी जाती है कि आप दो भेदभावों को दूर करोगे। राज्य को जिम्मेदारी दी जाती है न्याय प्रदान करने की। फंडामेंटल राइट्स में व्यक्ति का अधिकार है न्याय पाने का, यहाँ पे राज्य की जिम्मेदारी है न्याय देने की। ये है डीपीएसपी। ये पाए जाते हैं भाग 4 के अंदर। लिखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सिंपल फॉर्म में से हम लोग डीपीएसपी कहेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये है हमारे संविधान के भाग 4 में, पार्ट 4। भाग 4 पार्ट 4 में ये जो डीपीएसपी है भाग 4 है, इस पे संविधान में एक चित्र बना हुआ है। अर्जुन को गीता का उपदेश देते भगवान श्री कृष्ण का चित्र, इमेज गीता इंपार्टेशन टू अर्जुन। गीता इंपार्टेशन टू अर्जुन, गीता को इंपार्ट करना यानी नॉलेज देना, इंपार्ट। अर्जुन को गीता का उपदेश देते भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन यहाँ पे राज्य का प्रतीक है, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे दिशा निर्देशों का प्रतीक है। राज्य के द्वारा जब ड्यूटी को फेल्योर किया जाता है तो उसे कुछ दिशा निर्देश आते हैं कि आप अपने कर्तव्य के निर्वहन से दूर ना हटिए, आपको हर हाल में अपनी ड्यूटी को अकम्प्लिश करना है, फॉलो करना ही होगा। तो भगवान श्री कृष्ण की तरह डीपीएसपी यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, ये भाग 4 के अंदर जोड़े गए हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, ये हम लोगों ने ली है आयरलैंड के संविधान से। लिखो टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड का सम्मान आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरलैंड का जो संविधान बना ये है 1937 का, 1937 के अंदर ये संविधान बना था। आयरलैंड से हम लोगों ने लिया। आयरलैंड ने किससे लिया तो यहाँ पे लिखो, इन्होंने लिया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली बार डीपीएसपी कहां पर आए, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन में। स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये पहुंचे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से पहुंचे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, ये आ गए इंडिया के अंदर, भारत में पहुंच चुके हैं। इनसे पहले भी जब हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिश शासन हुआ करता था तो ब्रिटिश इंडिया शासन था। ब्रिटिश इंडिया में शासन करने के लिए अंग्रेज एक बार एक कानून लेके आए जिसे कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 का भारत शासन अधिनियम। उसके अंदर दिए हुए थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे वो इंस्ट्रक्शंस थे गवर्नर जनरल के लिए, कि गवर्नर जनरल के द्वारा जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाएगी तो वो उन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को देखेगा और उन्हीं के अनुसार वो काम करेगा। बाद में उसी प्रकार का जो दिशा निर्देश हैं वो राज्य को देने के लिए, लेजिस्लेचर को और एग्जीक्यूटिव को देने के लिए हमारे संविधान में जोड़ दिए गए। लिख लिया था ये, लिखो
ये 1935 के एक्ट के इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जैसे हैं। दीज आर लाइक द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ एक्ट ऑफ 1935। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन समझते हैं, मतलब कि इन्हें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि ऐसे ऐसे करना है आपको। कहा जाता है हमारे को कि जब भी रोड पे चले अपनी लेन में चले, एक निश्चित स्पीड से चले, दाएं बाएं देखें फिर आगे बढ़े, किसी भी प्रकार से नियमों को न तोड़ा जाए। ये कहा जाता है। टोल प्लाजा पे दे रुके, टोल प्लाजा पे टोल दे, ब्रेकर आए ब्रेकर पे रुके, घुमाव दे तो जो भी साइड की लाइट जलानी है वो जलाए। इंस्ट्रक्शन है एक प्रकार के। वैसे ही राज्य को इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि आपके द्वारा जब भी कोई पॉलिसीज बनाई जा रही है, किसी वर्ग विशेष का, किसी क्षेत्र विशेष का आपको डेवलपमेंट करना है, उस दौरान आपको पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे। उन इंस्ट्रक्शंस के अनुसार आपके द्वारा पॉलिसीज बनाई जाएगी। ठीक है, ये फॉलो करने के लिए बातें की गई हैं। फिर लिखो इनके बारे में। डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हें संविधान का नोबल फीचर कहा है। डॉक्टर अंबेडकर कॉल्ड देम नोबल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का नोबल फीचर कहा है, नोबल फीचर। और डॉक्टर अंबेडकर ने कौन से आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा था? आर्टिकल 32। वेरी गुड। और नोबल फीचर किन्हें कहा है? डीपीएसपी को। डीपीएसपी मींस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक बड़े राजनीतिक विज्ञानी हुए हैं, नाम है उनका ऑस्टिन, ग्रेनविले ऑस्टिन। ग्रेनविले ऑस्टिन ने इनके बारे में कहा, दीज आर द कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान की अंतरात्मा है जब ये मूल अधिकारों के साथ में मिल जाती है। लिखो, ग्रीनविले ऑस्टिन ने मूल अधिकारों व डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा है। ग्रेनविले ऑस्टिन, लिखो नाम, ग्रेनविले ऑस्टिन। क्या कहा इन्होंने? एफआर फंडामेंटल राइट्स प्लस डीपीएसपी इक्वल टू कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा कहा है। अब संविधान की आत्मा इसलिए कहा है, दीज आर द राइट्स एंड दीज आर द ड्यूटीज। जब कर्तव्य और अधिकार दोनों मिल जाते हैं तो पूर्णता आती है, और जिसमें पूर्णता होती है वही आत्मा होती है, और अंतरात्मा जगाने वाली बातें हैं। जब व्यक्ति को राइट्स भी मिल जाते हैं और राज्य को कर्तव्य मिल जाते हैं, दोनों मिलके ही व्यक्ति का बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक सभी प्रकार से विकास कर देते हैं। किसी प्रकार से व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं होता, और राज्य हमेशा ही व्यक्तियों के कल्याण के लिए काम करता है। स्टेट ऑलवेज वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द इट्स सब्जेक्ट। उनके लोगों के लिए काम करेगा। जब व्यक्ति के अंदर काम करने की भावना आती है तो उसकी आत्मा जागती है। तो संविधान की आत्मा ग्रेनविले ऑस्टिन ने किसे कहा है? एफआर प्लस डीपीएसपी, यानी पार्ट 3 प्लस पार्ट 4। ये थोड़ी सी बातें थी। फिर हम सीधे आते हैं आर्टिकल्स से। पार्ट 4 में आर्टिकल कहां से कहां तक? 36 to 51 लिखो। डीपीएसपी के आर्टिकल्स रहेंगे, जैसे हम लोगों ने देखा था जो फंडामेंटल राइट्स है उनके आर्टिकल रहते हैं आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। इन द सेम वे द आर्टिकल्स फॉर द डीपीएसपी फ्रॉम 36 टू 51। ठीक है, वेरी गुड। अब लिखो आर्टिकल 36, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36, आर्टिकल 36, आर्टिकल 36, अनुच्छेद 36, आर्टिकल 36, अनुच्छेद 36 क्या कहेंगे? जैसे हम लोगों ने जब पार्ट 3 देखा था तो उसमें कहा था द डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स फॉर द फंडामेंटल राइट्स वाज गिवन इन द आर्टिकल 12। इन द सेम वे द डेफिनेशन फॉर state for the definition of the state for DPSP is given in article 36। लिखो, definition of state for part 4, भाग 4 के लिए राज्य की परिभाषा। definition of the state for part 4,
भाग 4 के लिए राज्य की परिभाषा। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, ये दिए गए थे व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध अधिकार, कि राज्य के द्वारा व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया? फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने देखे थे, उनके अंदर जब राज्य कई बार आर्बिट्ररी एक्शन ले लेता है तब व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो जाता है। इन द सेम वे जब हमारे को ये पता कि उसमें ये था कि राइट किसके हैं और उसमें राइट किसके विरुद्ध है, ये बात देखी थी हम लोगों ने। तो वहां पे राइट तो थे सिटीजन्स के, राइट थे फॉरेनर्स के, राइट थे लीगल बॉडीज के, तीन जनों के थे राइट। और किनके विरुद्ध थे वो? स्टेट के विरुद्ध थे और इंडिविजुअल के विरुद्ध थे, ये देखा था। वैसे ही जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो हम लोगों ने ये शब्द तो लिख दिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है स्टेट। अब ये स्टेट कौन है ये भी तो जानना जरूरी है कि स्टेट होगा कौन। फिर हम लोगों ने कहा कि स्टेट वह होगा जो आर्टिकल 36 के अंदर बताया है। और आर्टिकल 36 में यह कहा गया है कि स्टेट वह होगा जो आर्टिकल 12 में बताया गया है। लिखो, आर्टिकल 12 में जो स्टेट है वही स्टेट आर्टिकल 36 के लिए रहेगा। आर्टिकल 12 का स्टेट ही आर्टिकल 36 के लिए रहेगा। थोड़ी सी भारी हो रही है लेकिन इसको हल्का करेंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग आटा ओसणते हैं तो एक जगह आता है, फिर उसको छोटे छोटे लोइयों में बना लेते हैं, फिर बेल देते हैं, फिर सिका देते हैं, फिर खा लेते हैं। वैसे ही हम लोग पहले आटा ओसण रहे हैं, आटा ओसणते हैं थोड़ा सा भारी लगता है, फिर धीरे धीरे उसको लोहे बनाएंगे, लोहे बनाने के बाद में रोटी बना लेंगे, फिर सेक लेंगे, फिर खा लेंगे और परमानेंट हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। समझ में आया? लिखते चलो जैसे जैसे बता रहा हूं, प्रक्रिया है ये, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। लिखो, राज्य वही होगा जो अनुच्छेद 12 में है, राज्य वही होगा जो अनुच्छेद 12 में है। अब वापस देखते हैं अनुच्छेद 12 में राज्य क्या क्या है। व्हाट इज द स्टेट? स्टेट किसे कहेंगे हम लोग? पहला लिखो, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस संसद, संसद संसद पार्लियामेंट। भारत सरकार और पार्लियामेंट क्या रहेगी? स्टेट रहेगी आर्टिकल 36 के लिए। यानी भारत सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि लोगों के कल्याण के लिए कानून बनाए। तो भारत सरकार अलग अलग एक्ट बनाती है, भारत सरकार अलग अलग निर्देश देती है, ऑर्डर देती है, डायरेक्टिव्स देती है, नोटिफिकेशन निकालती है। भारत सरकार ने अलग अलग नोटिफिकेशंस निकाले। पॉलिसियां कौन बनाएगी? भारत सरकार बनाती है। तो भारत सरकार के द्वारा जो भी पॉलिसी बनाई जाती है, जैसे नरेगा योजना बनाई भारत सरकार ने, तो नरेगा किससे वेलफेयर के लिए? लोगों के वेलफेयर के लिए। भारत सरकार ने अग्निवीर योजना लेके आई है, किससे वेलफेयर के लिए? लोगों के वेलफेयर के लिए। भारत सरकार के द्वारा किसान सम्मान निधि, कुसुम योजना, सब किसके लिए है? लोगों के वेलफेयर के लिए। पेंशन योजनाएं लोगों के वेलफेयर के लिए। तो सरकार यहाँ पे राज्य कौन माना जाएगा? भारत सरकार को। इसके अलावा संसद कानून बनाती है, तो संसद भी इस आर्टिकल 36 के लिए राज्य की परिभाषा में आएगी। तो संसद या भारत सरकार के द्वारा जब भी कोई कानून और आदेश पारित किया जाता है तो हमेशा ही डीपीएसपी को देखते हुए वो आदेश और नियम बनाएगी, इनके बाहर नियम नहीं बनाएगी। समझ में आ गया? तो बताओ डीपीएसपी किसको है? भारत सरकार के लिए है। किसके लिए है? पार्लियामेंट के लिए। संसद और भारत सरकार के लिए डायरेक्शंस है, संसद और भारत सरकार के लिए दिशा निर्देश हैं, जो कि बाद में स्टार्ट होंगे, आर्टिकल 38 से स्टार्ट हो जाएंगे कि कौन कौन से दिशा निर्देश हैं, कि सरकार को कैसी पॉलिसियां बनानी चाहिए, किस प्रकार से लोगों का सरकार कल्याण वेलफेयर कर सकती है। अभी अपने को राज्य देखना होगा। आ गया? फिर स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट जैसे राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, ये सब क्या रहेगी? राज्य रहेगा। लिखो, राज्य सरकारें प्लस राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर प्लस राज्य सरकारें। तो जैसे भारत में भारत सरकार कानून बनाती है, राज्यों में राज्य सरकारें कानून बनाती है। जैसे भारत में संसद कानून बनाती है, वैसे राज्यों के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाता है। तो दोनों क्या रहेंगे? ये राज्य की परिभाषा में आएंगे कि हमारी जो राजस्थान सरकार है ये लोगों के कल्याण के लिए काम करेगी। यानी जितने भी इनके द्वारा प्रोजेक्ट, जैसे अभी ओलंपिक खेल होंगे तो लोगों के कल्याण के लिए होंगे। ग्रामीण ओलंपिक खेल स्टार्ट होने वाले हैं। एक वीडियो देखा जो भरतपुर की 2 लड़कियां गा रही है गाना ओलंपिक के लिए, नहीं देखा? चलो दिख जाएगा। क्या ऐसा ये गाना है कि जिससे अंदर ओलंपिक में भाग लेने कितने खेल आएंगे? 6 खेल आएंगे। सरकार के द्वारा चिरंजीवी योजना जारी करना,
डीपीएसपी को ध्यान में रखे जारी की जाती है। भामाशाह योजना डीपीएसपी के अकॉर्डिंग, जन आधार कार्ड डीपीएसपी के, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना डीपीएसपी के द्वारा, पालनहार योजना डीपीएस के, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना डीपीएसपी के। जितना भी कल्याण करना है सारा कल्याण के लिए निर्देश कौन देगा? डीपीएसपी देंगे, राज्य के नीति निदेशक तत्व देंगे, तो राजस्थान सरकार को। फिर राजस्थान की जो विधानसभा है वो कानून बनाएगी, किसको देखते हुए कानून बनाएगी? डीपीएसपी को। कानून बनाते टाइम में इसको दिशा निर्देश कौन देंगे? डीपीएसपी देंगे। डीपीएसपी से बाहर जाके कानून नहीं बनाएगी, क्योंकि लोगों का क्या करना है? सरकार को कल्याण करना है। जैसे हमारे माता पिता होते हैं घर में, वैसे राज्य के अंदर हमारे सरकारें, हमारी गार्जियंस होती है। हमारी माता पिता कौन है? राजस्थान सरकार है, हमारी विधान सभा है। क्योंकि हम केवल अपने परिवार के सदस्य नहीं है, हम लोग अपनी जाति के, अपने धर्म के, अपने गांव के सदस्य नहीं है। वी आर पार्ट ऑफ द स्टेट, हम स्टेट की यूनिट होते हैं एक, इसलिए हमारी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अपने आप को संभाल के रखा करो। अब एक राज्य की यूनिट हो तो अपने आप को एक छोटी जगह कन्फाइंड नहीं करना होता। कई बार हम लोग अपने आप को छोटी जगह कन्फाइंड कर देते हैं, नहीं मैं तो ये कर पाऊं, ठीक है ना, मैं तो, यानी हम अपने जान, राज्य के लिए जान क्यों दे देते हैं? क्यों? राज्य की यूनिट है। देश के लिए व्यक्ति क्यों जान देता है? क्योंकि वो देश की यूनिट है या नहीं है? इसलिए वो जान दे देता है। एक फौजी देश के लिए मर मिटने की सौगंध का लेता है, मर जाता है, कारण वो देश की यूनिट होता है। इसीलिए हमारे को वैसे ही बिहेव करना होता है कि हम स्टेट की यूनिट की हैं, वी आर द यूनिट ऑफ स्टेट। तब हमारा दायरा हमेशा बढ़ना चाहिए, तो हम लोगों अपने को आपको कन्फाइंड नहीं करेंगे। जब हम अपने आप को किसी परिवार में बांधते हैं, किसी पर्टिकुलर जाति में बांधते हैं, किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में मानते हैं, तो हम लोग अपने आप को सीमित करते हैं। जब हम अपने आप को एक देश में समाहित कर देते हैं तो अपने आप को एक ब्रॉड लेवल पे ले जाते हैं। आ गया समझ में? क्योंकि हम देश की इकाई हैं। आया? चलो, तो ये दो हो गए। तीसरा बताओ कौन होगा? लोकल अथॉरिटीज। लिखो, स्थानीय शासन, लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज। अब ये लोकल अथॉरिटीज कौन रहेगी? एक तो म्युनिसिपालिटी, नगर पालिकाएं, म्युनिसिपल, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, सब कुछ इसमें आ जाएगा। म्युनिसिपालिटी, म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपालिटीज। दूसरे ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ये लोकल अथॉरिटीज रहेगी। तो ग्राम पंचायत का काम लोगों का कल्याण करना, नाली बनाना, साफ सफाई कर देना, नरेगा का रोजगार देना, ये काम होते हैं। पट्टे दे देना लोगों को, पेंशन दे देना, कार्ड बनवा देना, यही काम होते हैं। ग्राम सभा के अंदर अलग अलग प्रस्ताव लेना। हमारी जो म्युनिसिपालिटीज होती है, गाड़ी वाला आया, कचरा निकाल, काम होता है नहीं होता? लोगों का कल्याण करती है ये। तो ये जब भी कोई नियम बनाएगी, जैसे कि जयपुर का जो नगर निगम है, उसने एक नियम बनाया कि हर घर के बाहर स्कूटर जाएगा और वो आवाज लगाएगा कि गाड़ी वाला आया, कचरा निकाल। किसका कल्याण कर रहा है ये? लोगों का कल्याण कर रहा है। यानी साफ सफाई के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, किसके द्वारा? डीपीएसपी के द्वारा दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो कितने हो गए? 3 पॉइंट। चौथा लिखो, ऑल अदर ऑथोरिटीज विच आर वर्किंग एज स्टेट। अन्य सभी प्राधिकरण जो राज्य के रूप में काम करते हैं, अन्य सभी प्राधिकरण जो राज्य के रूप में काम करते हैं। ऑल अदर ऑथोरिटीज विच आर वर्किंग एज स्टेट, अन्य सभी प्राधिकरण जो राज्य के रूप में काम करते हैं। ऑल अदर ऑथोरिटीज विच आर वर्किंग एज स्टेट, अन्य सभी प्राधिकरण जो राज्य के रूप में कार्य करते हैं। कौन काम करता है? क्या आरपीएससी काम करती है राज्य के रूप में? करती है। भर्ती निकाली राजस्व अधिकारी की, भर्ती निकाली ईओ की, भर्ती निकालेगी आरएएस की। कल्याण किसका होगा? जनता का कल्याण होगा। तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट है। क्या राजस्थान यूनिवर्सिटी स्टेट है? स्टेट है, क्योंकि पढ़ाई करवा रही है, हमारे को करवा रही है, तो स्टेट है। क्या एसएमएस हॉस्पिटल स्टेट है? स्टेट है एसएमएस हॉस्पिटल। एसएमएस स्टेडियम स्टेट है। क्या एलआईसी स्टेट है? स्टेट है, क्योंकि कल्याण के लिए काम करते हैं। जो कोई भी एजेंसी सरकार से पैसा ले रही है या सरकार की तरह काम कर रही है, वो सभी एजेंसियां स्टेट राज्य की परिभाषा में आएगी। क्या रेलवे, इंडियन रेलवे स्टेट है इंडियन रेलवे। हमारे को जयपुर से जोधपुर जाना है, ट्रेन में बैठेंगे, जोधपुर पहुंच जाएंगे। हमारा कल्याण हुआ या नहीं हुआ? नहीं, ऊंट गाड़ी पे बैठ के धीरे 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 धीरे, नहीं झोला टाला मुसाफिर हूं यारो।
ठीक है ना, यानी कल्याण किया। राजस्थान रोडवेज है या नहीं है, यानी जो भी राज्य के रूप में काम कर रहा है, जनता के कल्याण के रूप में काम कर रहा है, सरकार से पैसे ले रहा है, वो सभी के सभी लोग किस कैटेगरी में आ जाते हैं, स्टेट की परिभाषा में आ जाते हैं। क्या राजस्थान कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट स्टेट की डेफिनेशन में आता है? आता है स्टेट की डेफिनेशन में। तो अदर अथॉरिटीज जेडीए स्टेट की डेफिनेशन में आता है। जेडीए कल्याण करता है हमारा, पार्क बनाता है, रोडें बनाता है, एक नियमितीकरण करता है, ये जेडीए भी हमारी स्टेट की परिभाषा में आएगा। आ गया समझ में? तो ये था हमारा आर्टिकल 36, जिसमें कौन कौन सी एजेंसियों को दिशा निर्देश रहेंगे। उन एजेंसियों को दिशा निर्देश रहेंगे जो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं। लिखो, दीज आर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज। ये विधायी व कार्यपालिकाई संस्थाएं हैं। दीज आर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज, विधायी और कार्यपालिकाई संस्थाएं, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज, एग्जीक्यूटिव बॉडीज, इनको इसमें शामिल किया गया है। जुडिशरी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। लिख लो, जुडिशरी इज नॉट पार्ट ऑफ स्टेट, जुडिशरी इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। न्यायपालिका को राज्य की परिभाषा में नहीं लिया गया है, इतना सा हमें पता होना चाहिए। अनुच्छेद 36 कंप्लीट। तो बताओ, अनुच्छेद 36 में राज्य जैसा होगा जैसा अनुच्छेद 12 में होगा। अनुच्छेद 12 में राज्य जैसा होगा जैसा हम लोगों ने ऐसा देखा। ठीक है, ये कहानी है, इससे रिलेटेड। बन गई रोटी, खा भी ली, आखिरी आखिरी। अब लिखते हैं 37। लिखो, अनुच्छेद 37, आर्टिकल 37, आर्टिकल 37, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37। इट शैल बी ए ड्यूटी ऑफ स्टेट, देखो, इट शैल बी ए ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स, टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ पार्ट 4। इट इज द ड्यूटी, ये राज्य का कर्तव्य होगा, ये राज्य का कर्तव्य होगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ पार्ट 4। It is a duty of state to apply the principles of part 4 as fundamental in the governance of the country, as fundamental in the governance of the country। ये राज्य, क्या लिखा, ये राज्य का कर्तव्य होगा कि वह संविधान के भाग 4, संविधान के भाग 4 के सिद्धांतों, संविधान के भाग 4 के सिद्धांतों को देश के शासन में, देश के शासन में नीतियां बनाने के रूप में आधार माने, देश के शासन में नीतियां बनाने के लिए आधार माने। इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ पार्ट 4 एज फंडामेंटल्स इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, एज फंडामेंटल्स इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। यह राज्य का कर्तव्य होगा कि वह संविधान के भाग 4 के सिद्धांतों को देश के शासन के लिए नीतियां बनाने के लिए आधार माने। यानी अगर किसी भी राज्य को कोई कानून बनाना है, कोई नीति बनानी है, तो उसमें कौन से सिद्धांतों को लिया जाएगा? तो हम लोग कहेंगे डीपीएसपी के सिद्धांतों को लिया जाएगा। तो राज्य डीपीएसपी के सिद्धांतों को आधार बनाकर ही नीतियां बनाएगा। कौन सा आर्टिकल कहता है ये कहा जाता है आर्टिकल 37 के द्वारा। एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। समझ में आया? और राज्य कौन रहेगा? कौन से आर्टिकल में डीपीएसपी के लिए राज्य? 36 में रहेगा। सिंपल ही तो कहानी है। अब रोटियां बननी स्टार्ट हो गई, आखिरी आखिरी चल रही है अभी। कोई ठंडी लगे तो बता देना, दोबारा नहीं रोटी आ जाएगी, ठीक है ना? बासी रोटी नहीं खाएंगे। बासी का मतलब अगर हमारे समझ में नहीं आएगा तो दोबारा पूछ लेंगे, 3 बार पूछ लेंगे, 4 बार पूछ लेंगे, 50 बार पूछ लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 बार पूछ लेंगे, समझ में आना जरूरी होता है। मेरे समझ में आया हुआ है, आपके समझ में आना जरूरी होता है, ठीक है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने चाहे शाम तक पढ़ ले हम आर्टिकल 37, समझ में आना चाहिए। आ गया? कंफ्यूजन नहीं है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसका। दे शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, ये न्यायपालिका द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। दे शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, ये न्यायपालिका द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। इसका यह मतलब होता है
कि जो नीति निर्देशक तत्व लिखे गए हैं डीपीएसपी में, उनको लागू करवाने के लिए कोई व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता। जैसा हम लोगों ने पार्ट 3 में देखा था कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच होता है तो फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स यू कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट एंड इट इज योर फंडामेंटल राइट टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट एज पर आर्टिकल 32। यानी अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को छीना जाता है, तो हम लोग सीधा न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि न्याय न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, और पूरा दो, आधा भी नहीं चाहिए, हमें पूरा न्याय चाहिए। ये कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स के लिए। लेकिन डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए हम लोग कोर्ट में नहीं जा सकते। हम ये इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि डीपीएसपी जब बनाए गए थे, हमारे संविधान के अंदर ऐड किए गए थे, हमारी वह इस आर्थिक स्थिति नहीं थी कि हम लोगों के द्वारा जो जनता डिमांड करती है वो सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाए। इसमें कहा गया है कि सभी लोगों को रोजगार दिया जाए। तब जब भारत आजाद हुआ तो उसकी जीडीपी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी। हम धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे पास में पैसा आता जाएगा, हम लोग सभी को रोजगार देने का प्रयास करेंगे। यानी पैसा होता है तब रोजगार दिया जा सकता है। डीपीएसपी कहते हैं कि सभी के लोगों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। डीपीएसपी कहता है कि अलग अलग वर्गों के कल्याण के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई जाए। महिलाओं के लिए योजनाएं बनाई जाए, जो भी पिछड़े वर्ग हैं, दलित वर्ग हैं, उनके लिए योजनाएं बनाई जाए। तो सरकार के पास में जैसे जैसे पैसा आता जाएगा, अलग अलग योजनाएं बनाती जाएगी। इसमें निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाए। तो बच्चों के प्रोविजन जैसे जैसे सरकार के पास में पैसा आता जा रहा है, हमारा सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी पॉलिटिकल मेच्योरिटी आती जा रही है, वैसे वैसे हमारे द्वारा इन डीपीएसपी को लागू किया जा रहा है। लेकिन लागू जबरदस्ती लागू नहीं करवाया जा सकता कि आर्टिकल 40 में यह लिखा हुआ है या आर्टिकल 43B में यह लिखा हुआ है कि आपको यह लागू करना ही होगा हर हाल में। कोर्ट में नहीं जा सकते हम लोग, क्योंकि कर्तव्य है राज्य का। राज्य इन कर्तव्यों को देखेगा। हम लोग डिमांड नहीं कर सकते इनके लिए। हम लोग ये डिमांड नहीं कर सकते कोर्ट में जाके कि मेरे गांव से मेरी ढाणी है, उस ढाणी तक रोड बनाओ। ये डिमांड नहीं की जा सकती। ये पॉसिबल होगा जब राज्य के पास में पैसा होगा। ये डिमांड नहीं की जा सकती कि मेरे गांव के अंदर हॉस्पिटल बनाओ। हम नेता से डिमांड कर सकते हैं। हमारा जो जनप्रतिनिधि है, अवर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव इज लाइबल फॉर अवर डेवलपमेंट। हम कोर्ट में नहीं जा सकते कि मेरे गांव में स्कूल खुलवाई जाए, मेरे गांव में हॉस्पिटल खुलवाया जाए, हमारे रोड बनवाई जाए, या यहाँ पे आंगनबाड़ी बनवाई जाए, ताकि बच्चे कह सके कि कहाँ पे पढ़ते हो, आड़ी बाड़ी में। ठीक है ना, वहां पे ये चीजें नहीं बनवाई जा सकती। कोर्ट से नहीं बनवाएंगे, किसके पास जाएंगे? नेता के पास में जाएंगे। यानी हमारा जो लीडर होता है, हमारे जो सरपंच हैं, पंच हैं, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, प्रमुख, एमएलए, एमपीज, इनके पास में हम लोग जाते हैं। कभी सुना हॉस्पिटल बनवाने के लिए हम लोग कोर्ट के अंदर चले गए कि हाई कोर्ट में रिट लगाइए, हमारे गांव में हॉस्पिटल बनाया जाए, हमारे गांव के अंदर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोला जाए, हमारे गांव में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली जाए? कभी हम लोगों ने नहीं सुना, क्योंकि ये राज्य की जिम्मेदारी होती है। और राज्य की जिम्मेदारियां पूरी करवाने के लिए उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिन्हें हम लोगों के द्वारा कह दिया जाता है लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स एज वेल एज एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, जिनको हम लोग नेता कहते हैं, और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे अधिकारी होते हैं, आरएस, आईएएस, पटवारी, ग्राम सेवक, सरपंच, प्रधान, जिला परिषद जो प्रमुख होते हैं, वो लोग हमारे मंत्री, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स होते हैं। इनके पास में हम लोग जाते हैं। ऐसा ही देखा है? तो यही बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? आर्टिकल 37 में। तो फंडामेंटल राइट का ब्रीच होगा तो हम लोग चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। क्या आपके डीपीएसपी को लागू नहीं किया जा रहा तो आप कोर्ट में जाओगे? नहीं जाओगे, क्योंकि आपको संविधान ने अधिकार ही नहीं दिया है। और कौन से आर्टिकल में ये अधिकार नहीं है? आर्टिकल 37 में। तो ये बताओ, फंडामेंटल लागू करवाने का आपका अधिकार कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 32 में। सिंपल, वेरी गुड। लिखो नेक्स्ट 38। यानी समझ में आता जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन उतना ही सरल होता है, उतना ही आसान होता है। फिर हम लोग आईएएस का एग्जाम दें चाहे पटवारी का एग्जाम दें, सब एग्जाम नोट अंडरटेकर्स खेल, सब आसान खेल होते हैं। फिर हम लोगों को ऐसे टिप्स पे याद रहने चाहिए कि पूछो आप तो कौन सा होता है। ठीक है ना?
तो जब व्यक्ति के पास में ज्ञान होता है तो उसका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे रहता है। हम लोग जब योद्धा होते हैं तो 5-7 लोगों को हम लोग चित कर सकते हैं, लेकिन जब हम ज्ञानी होते हैं तो हजारों लोगों का सामना बिना डरे बिना झुके कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होता। क्या हमारे को जब कॉन्स्टिट्यूशन याद हो जाएगा लाखों लोग मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते। हम अपने बुक के कितने एक बना लेंगे, ठीक है ना, कितने फाइटिंग सीख जाएंगे हम लोग, ब्रूस ली जितने बन जाएंगे, उनसे भी ऊपर बन जाएंगे, अनलिमिटेड। फिर भी हम लोग एक लिमिटेड वर्ग होता है जिससे मुकाबला कर पाएंगे, लेकिन ज्ञान आता है तो अनलिमिटेड लोगों से मुकाबला करने की हमारे में हिम्मत आ जाती है। इसलिए ज्ञान मार्ग पे चलना है अपने को। ज्ञान मार्ग ही कर्म मार्ग है और कर्म मार्ग ही भक्ति मार्ग है। तो हमारा ज्ञान, कर्म और भक्ति सब कुछ समाहित है डीपीएसपी में भी एट करंट टाइम। नेक्स्ट लिखो आर्टिकल 38 अनुच्छेद 38। आर्टिकल 38 अनुच्छेद 38। ये 8 सही तो दिखता है, ठीक है ना। इसमें कई बार कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, टॉम एंड जेरी हो गया, ठीक है ना, दिख रहा है। चलो नेक्स्ट लिखो इसमें, इट इज अ ड्यूटी ऑफ स्टेट टू सिक्योर, इट इज अ ड्यूटी ऑफ स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। इट इज अ ड्यूटी ऑफ स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। देखो, लोगों के कल्याण हेतु, लोगों के कल्याण हेतु राज्य का कर्तव्य है कि वह सामाजिक व्यवस्था को बनाए। इट इज अ ड्यूटी ऑफ स्टेट, इट इज अ ड्यूटी ऑफ स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर, टू सिक्योर सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोगों के कल्याण के लिए ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वह सामाजिक व्यवस्था बनाए। ये राज्य की जिम्मेदारी है सामाजिक व्यवस्था बनाने की। अब सामाजिक व्यवस्था क्या होती है? समाज का जो ताना बाना है वो बेहतर तरीके से बना रहे, यानी व्यक्तियों को वहां पे इक्वलिटी हो, लिबर्टी हो, फ्रेटर्निटी मेंटेन रहे, साथ में लोगों को न्याय मिले, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। जब इस प्रकार से लोगों को न्याय मिलता है तो लोग क्या हो जाते हैं, सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। जब न्याय नहीं मिलता तो सामाजिक अव्यवस्था आती है। लोगों के बीच के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है, यानी लोगों के बीच के अंदर जो गहरी खाई है, उस खाई को पाटने का काम ही सामाजिक व्यवस्था होती है। लोगों के बीच में खाइयां होती है इनकम को लेके, कि कुछ की इनकम ज्यादा है, कुछ की इनकम कम है, तो उस इनकम का लेवल थोड़ा सा बराबर करेंगे, ऊपर वाले को और ऊपर बढ़ाएंगे, नीचे वाले को थोड़ा सा और तेजी से ऊपर बढ़ाएंगे, तो जी ज्यादा डिफरेंशिएशन ज्यादा नहीं हो। हमारे बीच में जो प्रतिष्ठा, स्टेटस की इनइक्वालिटी है, उसको कम करेंगे। हमारे यहाँ पे जो फैसिलिटीज की इनइक्वालिटी है उसको कम करेंगे। हमारे यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज की इनइक्वालिटी है उसको कम करेंगे। जब ये सब चीजें कम हो जाती है तो समाज के अंदर सोशल ऑर्डर आता है, और सोशल ऑर्डर आता है तो वह राज्य एक कल्याणकारी राज्य बन जाता है। सोशल ऑर्डर होता है तो लड़ाइयां नहीं होती है, वहां पे सब मिल बांट के, लड़ाई होती है घाटे की। एक बात कहे कि सर फूटा घाटाम, कि जब घाटा होता है उसमें लड़ाइयां होती है। जहां पे संपन्नता होती है वहां पे कोई लड़ाइयां नहीं होती। हमारे को अगर ढंग से रोटी मिल रही है तो हम लोग किसी प्रकार से लड़ाई करने के लिए जाएंगे ही नहीं। हमारे घर के अंदर खीर ही खीर है तो बाहर भी खीर ही खीर रहेगी। जब रोज खीर मिल रही है तो क्यों लड़ेंगे हम लोग, हड़ताल पे जाएंगे? क्या हमारे को सब फैसिलिटीज मिल रही है तो हम लोग हड़ताल में जाएंगे? जब हमारी सारी फैसिलिटीज कर दी यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर तो हम लोग कुलपति के ऑफिस में जाके टेबलें फाड़ेंगे? नहीं करेंगे हम लोग। समझ में आ गया? तो ये क्या होता है, सामाजिक व्यवस्था बनी रहेगी वहां पे। लिखो तो आ गया सामाजिक व्यवस्था क्या होती है। तो कौन से आर्टिकल के अंदर सोशल ऑर्डर लिखा हुआ है? आर्टिकल 38 के अंदर। ये सोशल ऑर्डर बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी? राज्य की जिम्मेदारी रहेगी। हो या समझ? नेक्स्ट लिखो फिर, टू प्रोवाइड जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। न्याय प्रदान करेगा राज्य, न्याय प्रदान करेगा। न्याय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय दिए जाएंगे। समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी, दैट इज सोशल जस्टिस। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज economic justice. Equal access to all political offices, that is political justice.
तो लोगों को 3 प्रकार के न्याय दिए जाएंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आर्टिकल बताओ, आर्टिकल 38 और प्रीएम्बल के अंदर भी ये दिया गया है। दे दिया न्याय, न्याय दिया तो लोगों के अंदर सामाजिक ऑर्डर बना। अल्टीमेट एम है यहाँ पर सोशल ऑर्डर बनाना। सोशल ऑर्डर बनाए रखने का जरिया किसको माना आर्टिकल 38 में? न्याय को जरिया माना है। राज्य ने जरिया माना है न्याय को। जब न्याय दे दिया जाएगा तो सामाजिक व्यवस्था बनी जाएगी कि मेरे साथ अन्याय हो गया, लड़ते क्यों हैं? अन्याय हो गया। कोर्ट में क्यों जाते हैं? अन्याय हो गया। किसी को पीट दिया जाता है तो वो जाता है मम्मी ठोकियो ठोकियो, ठीक है ना, तो अन्याय है, अन्याय तो है ना। बस ये सिंपल सी कहानी हमें याद रखनी है। नेक्स्ट लिखो, स्टेट सेल स्ट्राइव टू मिनिमाइज, स्टेट सेल स्ट्राइव टू मिनिमाइज inequalities in, state shall strive to minimize inequalities in first income, second status, third facilities, fourth opportunities, state shall strive to minimize inequalities in income, status, facilities, opportunities among individuals as well as group of individuals, among individuals as well as group of individuals। लिखो, राज्य समाज की, राज्य समाज में आय, राज्य समाज में आय, दूसरा प्रतिष्ठा, तीसरी सुविधा, चौथी अवसर की असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा। राज्य समाज में आय, प्रतिष्ठा, सुविधा, अवसर की असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा। समाज और व्यक्ति की असमान, दोनों लिख लो इसमें। असमानताएं जिसकी करेगी व्यक्ति व व्यक्तियों के समूह की, राज्य व्यक्ति व व्यक्तियों के समूहों की, ये बात लिखो, एग्जैक्ट ये रहेगा। राज्य व्यक्ति व व्यक्तियों के समूहों की, जैसा इंग्लिश में लिखा है वैसा हिंदी में लिखेंगे। राज्य व्यक्ति व व्यक्तियों के समूह की आय, प्रतिष्ठा, सुविधा, अवसर की असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा। और याद रखना क्रम वाइज सीरीज में, ऐसे अवसर पहले लिख देंगे, सुविधा पहले लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना। जैसा हमारे संविधान ने निर्देश दिया है वैसा ही हम लोग पढ़ेंगे और टू द क्रम वाइज पढ़ेंगे। ऐसा ही होता है ना, जैसे हम लोगों को पूछा जाता है आपको चांदपोल जाना है, हम लोग बैठेंगे कहां से? आतिश मार्केट से। आतिश मार्केट से सीधा रामनगर थोड़ी आएगा, जिसमें विवेक विहार आएगा, श्याम नगर आएगा, अगला स्टेशन रामनगर है। गेट, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे, कृपया दरवाजों से दूर रहें। एक दिशा निर्देश होता है, यही दिशा निर्देश क्या है? राज्य के लिए दिशा निर्देश है, ठीक है। जैसे हमारे मेट्रो में दिशा निर्देश होते हैं व्यक्ति को, वैसे राज्य को दिशा निर्देश होते हैं कि ऐसे ऐसे आप काम करना है आपको, ठीक है। अब ये बताओ, समाज के अंदर जो असमानताएं फैली हुई है, किस किस प्रकार की असमानताएं हैं? आय की असमानता दिखती है। घर में हो तुम 4, कमरे हैं 8, गाड़ी फिर 6 क्यों? ठीक है, अलग है, यानी कि अलग अलग व्यक्ति के साथ में आय की असमानता। मेरे पास में तो एक ही गाड़ी नहीं है और दूसरे व्यक्ति के पास में, एक घर में 4 जने, उनके पास में 10 गाड़ियां हैं। हमारी कॉलोनी में लगता है कि सभी के पास में गाड़ियां हैं, क्योंकि कॉलोनी के अंदर घर 50 हैं, गाड़ियां वहां पे 150 हैं, लेकिन 50 घरों में से केवल 10 घरों के पास में गाड़ियां हैं। बाजी तो हम जय श्री राम आजाद हैं, यानी हमारे पास में भगवान श्री राम के आश्रय पे जी रहे हैं जी, हम जी रहे हैं बस, जी और जीर्णोदय के आधार पे। यानी असमानता है वहां पे। हमारा रखवाला तो भगवान श्री राम है, हमारे पास में आय की समानता है। फिर आदेश दिया भगवान श्री राम ने या भगवान श्री कृष्ण ने, आदेश क्या दिया? राम राज्य की स्थापना करो, मतलब कल्याणकारी राज्य बनाओ। यानी जिस व्यक्ति के पास में ज्यादा गाड़ियां हैं उस व्यक्ति से ज्यादा टैक्स ले। तो सरकार जब गाड़ी खरीदते हो तो टैक्स लेती है, उस टैक्स के पैसे को
जिस जो गरीब व्यक्ति है उसके कल्याण के अंदर लगा देती है, लगाया जाता है। जो व्यक्ति ज्यादा कमा रहा है उसे इनकम टैक्स भी ज्यादा लिया जाता है, तो आय की असमानता को कम कर दिया जाता है। कोई व्यक्ति 30 लाख से ऊपर कमा रहा है, उस व्यक्ति पे ज्यादा टैक्स लगा दिया। कोई व्यक्ति 2.5 लाख से कम कमा रहा है, उस पर कम लगाया, तो कम होती है इनक्वालिटी, होती है ना, थोड़ी सी दूरी कम करने का प्रयास करता है। व्यक्ति की इनक्वालिटी कम हो सकती है और व्यक्ति के समूहों की, दोनों बातें याद रखनी है, व्यक्ति और व्यक्ति के समूहों की। समूह कौन होते हैं? जाति। समूह कौन होता है? वर्ग। समूह कौन होता है? गांव, क्षेत्र। यानी किसी एरिया का डेवलपमेंट कम रह गया, किसी गांव का डेवलपमेंट कम रह गया, किसी जाति पिछड़ी रह गई, उसे कल्याण के लिए राज्य एक्स्ट्रा फंड देती है नहीं देती? तो वहां पे वो लोगों का समूह है, और व्यक्ति का समूह तो पता ही है, व्यक्ति व्यक्ति है। सेकंड क्या है? प्रतिष्ठा। किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा के साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रतिष्ठा को बनाए रखने के प्रयास किए जाएंगे कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा हर हाल में बनी रहे। जब वो बीमार हो जाए तो साहूकार के पास में नहीं जाए, और साहूकार उसे ये नहीं कहे कि 5 का ब्याज लूंगा मैं, तो अपने जेवर गहने रखे जा, या फिर अपनी जमीन रखे जा, नाम करके जा, फिर पैसा दूंगा। कि बीमारी तो ये डेंगू की, बिक गया खेत, ऐसी प्रतिष्ठा वाली चीजें नहीं करेंगे। सबको शिक्षा का अधिकार मिलेगा, सबको स्वास्थ्य का अधिकार मिलेगा, ताकि व्यक्ति की प्रतिष्ठा बनी रहे। प्रतिष्ठा के साथ में किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं। बेहतर सैनिटेशन मिलेगा, तो हमारा जो हूटर आता है वो प्रतिष्ठा बनाए रखता है। ऐसे कामों से लोगों को दूर करेगा जो व्यक्ति की प्रतिष्ठा को कम करते हैं। सरकार ये प्रयास करती है कि ऐसे काम जो प्रतिष्ठा को कम करते हैं उन कामों पर रोक लगाई जाए, अलग अलग एक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फैसिलिटीज। जो सुविधा बॉम्बे में है, जो बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद में, दिल्ली में सुविधाएं हैं, वैसी सुविधाएं दूसरे मेट्रो शहरों में होनी चाहिए। जो सुविधाएं यहाँ पर हैं वैसी सुविधाएं हमारे गाँव में होनी चाहिए, और जो सुविधाएं गाँव में है वो हमारी ढाणी में होनी चाहिए। राजीव गांधी प्राथमिक विद्यालय ढाणी के अंदर खोल दिए गए थे। ठीक है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल गांव गांव में। अब अगर किसी व्यक्ति को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो उसे शहर जाने की जरूरत नहीं है, ही कैन हैव एजुकेशन एट हिज ओन विलेज। कॉलेजें खोल दी जाएगी। अगर 500 गर्ल्स स्टूडेंट किसी स्कूल के अंदर है 12 तक में, तो उसे कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कॉलेजें कि अलग अलग जगह कॉलेजें खोली जाएगी, अलग अलग जगह स्कूल्स खोले जाएंगे। आपको अगर मेडिकल फैसिलिटीज लेनी है, बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज, तो पीएचसी बनाया जाएगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। उसके बाद में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सीएचसी बनाया जाएगा। इसलिए सरकार का जब बजट आता है कि कुचामन के हॉस्पिटल को बनाया गया सैटेलाइट हॉस्पिटल, मिंडा में खोला गया सीएचसी, अलग अलग घोषणाएं की जाती है ताकि व्यक्ति को वहीं पे सुविधाएं मिल जाए। अब दिल्ली वाले मेट्रो में घूमेंगे या जयपुर वाले भी घूमेंगे? जयपुर वाले भी घूमेंगे। अब केवल मानसरोवर से चांदपोल तक मेट्रो नहीं चलेगी, चांदपोल से छोटी चौपड़ तक भी मेट्रो चलेगी, फिर छोटी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक भी चलेगी। यानी कि फैसिलिटीज बढ़ाई जाएगी। फैसिलिटीज होती है रोड की फैसिलिटीज। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हमारी ढाणी तक क्या जाएगी? रोड जाएगी। हमारी ढाणी तक स्कूल जाएगी, हमारी ढाणी तक डॉक्टर जाएगा। सब फैसिलिटीज। कोरोना आएगा तो घर घर जाके कोरोना की ड्रॉप डाल के आएंगे, पोलियो आएगा तो घर घर जाके पोलियो ड्रॉप डाली जाएगी। फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, जैसे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन प्रोग्राम। यानी जैसी शहरों में फैसिलिटीज है वैसी गांव में दे दो तो माइग्रेशन रुकेगा। हम लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि हम गांव के रह गए। ये होता है ना कई बार दुख कि मैं तो गांव में रहेगा या पिछड़गार वे शहर उड़गान आगे बढ़गा, एक शब्द होता है। यानी उस व्यक्ति को लगे कि हमारे गांव में पड़ गए, हम लोग आगे बढ़ गए। ठीक है। तो फैसिलिटीज कि वो एरिया ज्यादा डेवलप हो गया, मालवीय नगर मानसरोवर को डेवलप कर दिया, और हमारा गोकुलपुरा तो कमजोर रह गया। ऐसा नहीं होगा। सभी इलाकों का बराबर इक्विटेबल डेवलपमेंट किया जाएगा। सभी इलाकों का, सभी व्यक्तियों का, व्यक्तियों के समूहों का इक्विटेबल डेवलपमेंट किया जाएगा, तो बराबर फैसिलिटीज मिलेगी। ये बजट में देखते हैं हम लोग। फिर अवसर, अवसर की इनइक्वालिटीज को कम किया जाएगा, इसलिए भर्तियां निकाली जाती है। रेवेन्यू ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आरएएस ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, मास्टरों की भर्ती, रिट की भर्ती, पटवारी की भर्ती, ग्राम सेवक की भर्ती, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, अलग अलग भर्तियां मिलती है। अपॉर्चुनिटीज, अवसर। इसके अलावा हमारी ये तो नौकरियों के अवसर हो गए, इसके अलावा कोई भी व्यक्ति खुद का स्वरोजगार शुरू कर सकता है, जैसे स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम, अलग अलग प्रोग्राम दिए जाएंगे। एमएसएमई के लिए प्रोग्राम दिए जाएंगे।
अलग अलग हमारे को लोन लेने की फैसिलिटी रहेगी कि 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं, 10 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। अलग अलग प्रोग्रामों में अलग अलग फैसिलिटीज दी जाती है। तो अपॉर्चुनिटी है ये हम जॉब सीकर की बजाय जॉब गिवर बने, हम एंटरप्रेन्योर बने, हम अपना खुद का स्टार्टअप खोल लें, तो वो अपॉर्चुनिटीज हमारे को मिलेगी, हर व्यक्ति को अवसर मिलेगा। तो जो अवसर की ऐसा मान्यताएं हैं कि हम लोग अगर बॉम्बे रहते कि पापा आप नौकरी छोड़ के नहीं आते, बॉम्बे में रहते तो हम लोग और अलग डेवलप हो सकते थे, वो अपॉर्चुनिटीज हमारे को जयपुर में मिलेगी, वो अपॉर्चुनिटीज हमारे को गांव में मिलेगी, और वो अपॉर्चुनिटीज सबको मिलेगी, चाहे शहर का हो, चाहे गांव का हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटीज की समानता या इनइक्वलिटी है उसको कम किया जाएगा। जब हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इनइक्वलिटी ऑटोमेटिकली कम होगी। तो 4 चीजों को कम किया जाएगा। बताओ किस चीज को? आय की असमानता को, व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह की, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट वन स्टेटस, देन फैसिलिटीज, देन अपॉर्चुनिटीज। सिंपल सी कहानी थी, कोई भारी थी। ये बात जोड़ी थी हमारी जनता पार्टी की सरकार ने, जिसके मुखिया थे मोरारजी देसाई। लिखो, एडेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन 1978। ये शब्द जोड़ा था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब आया? 1978 में। हमारे मुखिया कौन? मोरारजी देसाई। सरकार किसकी? जनता पार्टी की सरकार थी। इंदिरा गांधी के चुनाव हारने के बाद मोरारजी देसाई बने थे। और इस सरकार के अंदर एक मंत्री थे जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया हिंदुस्तान में सबसे लंबे समय तक मंत्री बने रहने का, बाबू जगजीवन राम। बापू के खास थे। उनकी बेटी बाद के अंदर हिंदुस्तान में मंत्री भी बनी और लोकसभा की अध्यक्षा भी बनी। नाम बताओ? मीरा कुमार। उनकी स्टडी भी राजस्थान में हुई, जीवन कुटीर में। नाम बताओ? वनस्थली विद्यापीठ। वनस्थली विद्यापीठ से पढ़े हुए हैं, ठीक है। वनस्थली विद्यापीठ ने जैसे कि हमारे को प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री भी दी, कमला बेनीवाल, ठीक है। कमला बेनीवाल वनस्थली से पढ़े हुए। मीरा कुमार वनस्थली से। इंडिया की पहली फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी, वो भी वनस्थली। दुनिया की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल महिला महाविद्यालय वनस्थली विद्यापीठ, निवाई टोंक, राजस्थान, भारत। आया? चलो, कौन से संविधान संशोधन से? 44वां संविधान संशोधन। लिखो, दिस आर्टिकल रिमाइंड्स द स्टेट अबाउट द काइंड ऑफ सोसाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट इट टू क्रिएट। दिस आर्टिकल रिमाइंड्स द स्टेट, दिस आर्टिकल रिमाइंड्स द स्टेट। यह अनुच्छेद राज्य को यह याद दिलाता, यह अनुच्छेद राज्य को, दिस आर्टिकल रिमाइंड्स द स्टेट about the kind of society the constitution expect it to create। यह अनुच्छेद राज्य को यह याद दिलाता है कि संविधान कैसा समाज बनाना चाहता है। दिस आर्टिकल रिमाइंड्स द स्टेट about the kind of society which constitution expect it to create, expect it to create। यह अनुच्छेद राज्य को यह याद दिलाता है कि संविधान कैसे समाज की स्थापना करना चाहता है, कैसा समाज बनाना चाहता है। ये था हमारा आर्टिकल 38। तो आज हम लोगों ने देखा आर्टिकल 36, देन 37, देन 38। नेक्स्ट क्लास में नया आर्टिकल रहेगा 39। ओके।